हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम आप लोगों के लिए फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए, ताकि आपको ये पूरा लेक्चर आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि किसी पिंड का वेग को करना है हमें 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में, मतलब कहा है गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन पूछा है, ऑप्शन दिया है 2 गुनी हो जाएगी, या फिर आधी रह जाएगी, या फिर 4 गुना हो जाएगी, या फिर 1/4 हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और इसे K से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम मान लें किसी पिंड का द्रव्यमान m और उसका वेग v हो, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो K = ½ mv² होती है। तो दोस्तों, अगर हम उसका वेग 2 गुना कर दें, मतलब v को हम 2v कर दें, तो वेग 2 गुना कर दें तो क्या होगा, हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी गुनी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, जब v के जगह पे यहाँ पे v की जगह पे 2v रखा जाएगा तो k जो होगा वो 4k हो जाएगा। मतलब जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप चाहें तो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि किसी पिंड का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा की डिफिनेशन भी देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु में उसके गति के कारण, ये पॉइंट याद रखना, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर हम मान लें कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका वेग v है, या फिर वो v वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो K = ½ mv² होगी। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। ओके, अगला इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द्रव्यमान दुगुना होने पर। अब देखिए, यहाँ पे ½ mv² में m को हम करेंगे 2m। m की जगह पे 2m रखेंगे। तो m की जगह पे 2m रखने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको दिख रहा होगा कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो भी 2k हो जाएगी। मतलब अगर हम द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी, और अगर वेग को हम 2 गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आपको फार्मूला से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक अन्य बिंदु दिया है। इस बिंदु में कहा गया है कि संवेग के 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों, संवेग का फार्मूला जो होता है P = mv। अगर हम इसको 2 गुना कर दें संवेग को, तो हमारी गतिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी गुना हो जाएगी, वो भी 4 गुना हो जाएगी। ओके,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, या फिर दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, या फिर गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो दोस्तों, जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो हमारे घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में क्या होता है कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो संचित हो जाती है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में हमारा दिया है कि किसी वस्तु की स्थिति या आकार, किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को क्यू से लिखते हैं। और अगर हम मान लें कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर स्थित है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो mgh होगी। ओके, तो ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई पर स्थित है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी वो mgh होगी। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, स्थिति ऊर्जा किस किस में होती है। तो एग्जाम्पल आपसे कह दे तो तनी हुई गुलेल जो होती है उसमें स्थिति ऊर्जा होती है घड़ी की कमानी, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है और छत पर खड़ा हुआ बालक, पहाड़ पर जमा पानी। मतलब जिसमें किसी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी, क्या याद रखना आपको, विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है। झूलने का मतलब दोलन कर रहा है। ठीक, तो पदार्थ को क्या होगा, पदार्थ में ऑप्शन दिया है नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी। क्या कहा है, स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, या फिर गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी, या स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, या फिर कहा स्थितिज व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है आपको तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका आपको कारण बताया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि स्थिर आरंभ से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है, मतलब दोलन कर रहा है, तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, जिससे क्या हो कि फिसल ना जाए या फिर चाल बढ़ जाए और तेज़ी से चढ़ सके। अगला, थकान कम हो, या फिर स्थायित्व या फिर स्थिरता में वृद्धि हो। तो किस लिए आगे झुकता है,
इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसमें दोस्तों क्या होता है कि पहाड़ पर चढ़ते समय हम अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुक जाते हैं, जिससे क्या हो, स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र अपने को ध्यान में रखना है कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है कि वह बिंदु है जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वह वस्तु जिस स्थिति में भी रखी जाए, जिस स्थिति में भी हो उससे हमें नहीं मतलब है। गुरुत्व केंद्र वहाँ पे होगा जहाँ पर हमारा संपूर्ण भार कार्य करेगा। तो दोस्तों गुरुत्व केंद्र के कारण ही वह हम अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुक जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भू स्थिर या फिर तुल्यकाली उपग्रह, इनको तुल्यकाली भी बोला जाता है, इनका घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है। तो आवर्तकाल पूछा गया है किसका, तुल्यकाली उपग्रह का, या इनको भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास 24 घंटे, बी है 30 घंटे, सी है 365 दिन, या डी है निरंतर परिवर्तनशील। तो दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का ही होता है। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह के एक सेव बाहर छोड़ दिया जाए तो यह क्या होगा। इसमें कहा गया है कि परिक्रमा करते हुए कोई अंतरिक्ष यान से एक सेव बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, या पृथ्वी की ओर गिरेगा, या फिर यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, या अधिक वेग से गमन करेगा, या कम वेग से गमन करेगा। ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। देखिए राइट आंसर इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है इसका। तो परिक्रमा करते हुए अगर अंतरिक्ष यान से एक सेब या कोई भी पिंड छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वह यान के साथ उसी वेग से गमन करने लगेगा। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है। तो देखिए समुद्र के पानी का घनत्व कैसे कैसे बढ़ता है। जब गहराई व खारापन घटता है तो घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे क्या हो, अगर गहराई व खारापन घट जाए तो घनत्व घटेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है तब घनत्व बढ़ता है, या फिर गहराई खारापन कम होता है तो घनत्व बढ़ता है, या फिर गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है। मतलब अगर गहराई और खारेपन में वृद्धि हो रही है तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाएगा। ओके,
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या होता है? नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होगा? तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या फिर थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, या फिर एक ही स्तर पर रहता है, या जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा डूब जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन दिया है कि कैसे हो जाता है। तो देखिए, नदी में तैरता जहाज जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। घनत्व के अधिक होने के कारण नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो कारण आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस्पात की एक गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि कहता है पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में डूबने नहीं देता। अगला नंबर, पारा द्रव रूपी एक धातु ही है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, या इस्पात की गेंद को समुचित संयोजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या था कि इस्पात की गेंद पारे पर तैरती रहती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। ओके, तो पारे का घनत्व अधिक होता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा? दाब बाह्य दाब के समान ही होगा, या फिर वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, या फिर बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है, सामान्य आर्द्रता पर आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में बताया गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु के पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। तो वायु पंपों की सहायता से यहाँ पे दाब समान बनाया रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम इस तरह के वीडियो डेली लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपकी सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।